हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो ना तो कंडक्टर के जैसा अच्छा कंडक्टिव है और ना तो इंसुलेटर के जैसा बुरा कंडक्टिव है। इसका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट है और इसका कई सारा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी है जो हम लोग लेटर सेक्शन में स्टडी करेंगे वन बाई वन। तो कंडक्टिविटी के हिसाब से हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई तो कर रही है कि एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और एक होता है सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर्स में इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा अलग से करेंगे और हम लोग इसको बैंड थ्योरी के ऊपर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड के ऊपर क्लासीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ बैंड थ्योरी एंड देन वी विल क्लासीफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर्स। ओके, सो पिछले चैप्टर्स में, एटम चैप्टर्स में जो हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास अगर एक एटम है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में रहता है न्यूक्लियस और उसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, ठीक है। और हर एक ऑर्बिट्स का एक यूनिक एनर्जी होता है, यहाँ पे रहने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी होता है, ठीक है। और अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी होता है, अलग अलग ऑर्बिट में रहने वाला। तो उसको हम लोग एनर्जी डायग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग इसको डिफरेंट वे में बनाते हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी को इधर प्लॉट करते हैं और ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली कौन सा लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एकदम जो ग्राउंड लेवल है n=1, फर्स्ट लेवल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका एनर्जी इतना होता है। उसके ऊपर वाला लेवल, उसका एनर्जी इतना होता है। थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, डिफरेंट लेवल का डिफरेंट एनर्जी होता है। ये होता है एनर्जी डायग्राम। तो हर एक एटम्स का एनर्जी डायग्राम ऐसा होता है। मान लेते हैं कि हम लोग सोडियम लेके काम कर रहे हैं, तो सोडियम एक सैंपल के अंदर जितना भी एटम्स है, बहुत सारा एटम्स है, तो सभी एटम्स का एनर्जी डायग्राम क्या होगा, सेम होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी का ग्राउंड लेवल का एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर सिंगल एटम रहेगा, अलग अलग रहेगा, बहुत दूर दूर रहेगा, तो जाके ये डायग्राम होगा, आइडेंटिकल होगा सबके लिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे क्लोज आ जाएगा, क्योंकि एक सैंपल हम लोग बात कर रहे हैं, एक सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं सॉलिड के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे एक सॉलिड के अंदर कई सारे एटम्स रहता है। वहाँ पे एटम्स दूर दूर नहीं रहता है, एक दूसरे के क्लोज में रहता है। तो एक एटम्स जब दूसरे एटम्स का क्लोज में आ जाता है, और आना ही है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड में तो एटम्स कई सारा होता है, तो क्या होगा, उसका एनर्जी का वैल्यू सेम नहीं रहता। एनर्जी ऑफ ईच स्टेट ऑफ एटम्स इज अफेक्टेड बाय द नाइबर्स एटम। क्योंकि हम लोग को मालूम है, जब हम लोग डिराइव किए थे एनर्जी के एक्सप्रेशंस, तो वहाँ पे क्या किए थे कि ये जो न्यूक्लियस है उसको चारों ओर एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी v² के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब v के साथ रिलेटेड है। और v किसके साथ रिलेटेड है, v इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस। F = m जब हम लोग लगाए थे, F = ma, a की जगह हम लोग v²/r डाले थे सेंटीपिटल, तो वहाँ से क्या होगा, v निकला था। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंडर में था, तो उसका एक पर्टिकुलर v था और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका पर्टिकुलर एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी भी था, एक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाले थे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्ट में है तो ये एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी उसका मिलेगा, अलग अलग लेवल का अलग अलग मिलेगा। अब दो एटम एक साथ आ जाएंगे, मतलब और एक एटम नाइबर में आ गया है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके अंडर में नहीं है, इसके ऊपर इसका भी कुछ इफेक्ट होगा और यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। When they are far apart, this electron is only under the influence of its nucleus. But when they are close to each others, they are start interacting with each others. This electrons is not only under the influence of this nucleus, it is also affected by the influence of neighboring nucleus and electrons. And correspondingly its energy will be changed. एनर्जी सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी में बदलाव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल सब कुछ चेंज होकर उसका टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब क्लोज आ जाता है एटम्स, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है और उसका एनर्जी जो लेवल्स होता है, एनर्जी लेवल्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब सब एटम्स का एनर्जी जो डायग्राम होगा, मतलब अलग अलग लेवल का जो एनर्जी होगा वो आइडेंटिकल नहीं होने वाला है। पहले सबका एनर्जी ग्राउंड लेवल में अगर 10 था तभी 10 नहीं होगा, किसी का 10.1 हो गया, किसी का 9.5 हो गया, चेंज हो गया।
और सब का डायग्राम अगर एक साथ हम लोग बनाएंगे तो ऐसे होगा कि n=1 एक एटम का ऐसा है एनर्जी, दूसरे एटम की एनर्जी थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्योंकि उसका एनर्जी थोड़ा सा चेंज हो गया है, किसी का नीचे हो सकता है, किसी का और नीचे हो सकता है, किसी का ऊपर हो सकता है, ऐसे कई सारा लेवल्स होगा। और सभी लेवल को अगर एक साथ डायग्राम में बनाएंगे और इतना ज़्यादा लेवल होगा और बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर बहुत सारा लेवल आ जाएगा, तो ये जो लेवल्स है ये सब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग अलग अलग लेवल वाइज नहीं देख पाएंगे। एक साथ कई सारा लेवल अगर एक साथ आ जाता है जिसके बीच में स्पेस बहुत ही छोटा है और बहुत ज़्यादा लेवल्स एक साथ आ जाते हैं, ओवरलैप हो जाता है, तो उसके बीच में क्या होगा, कोई गैप नहीं दिखेगा, जैसा लगेगा कि हमारे पास एक बैंड है। क्या है, बैंड है। इट इज़ नॉट द लेवल, इट इज़ द बैंड। व्हाट इज़ द बैंड? बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जी इन विच ऑल द लेवल्स आर प्रेजेंट। पहले क्या था, ऑर्बिट था, पहले अलग अलग एटम्स का अलग अलग ऑर्बिट था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। नाउ इट इज़ नॉट द ऑर्बिट्स, इट इज़ द बैंड, क्योंकि इसी रेंज के अंदर सभी का लेवल्स आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल जो होगा, अब एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, बैंड बन जाएगा, क्योंकि कई सारा एटम्स का जब हम लोग एक साथ ड्रॉ करेंगे तो एक बैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस बैंड का नाम क्या होना चाहिए। तो जो वैलेंस वाला बैंड है, वैलेंस वाला बैंड किसे कहा जाता है, पहले वैलेंस ऑर्बिट को समझते हैं। वैलेंस ऑर्बिट किसे कहा जाता है, लास्ट जो ऑर्बिट होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें वैलेंसी डिटरमाइन होता है। तो फाइनल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके कंपेयर में ये लूजली बाउंड होगा। ठीक है, और जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ग्राउंड लेवल का एनर्जी जो होता है उसका नेक्स्ट लेवल का एनर्जी और ज़्यादा होता है, एनर्जी बढ़ता रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंडर में घूम रहा है और इसका एनर्जी बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि वैलेंस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वैलेंस ऑर्बिट में जो है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और उससे भी अगर ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाए तो वो वैलेंस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा। वो कौन सा ऑर्बिट में चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन ऑर्बिट। और यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑर्बिट नहीं रहेगा, यहाँ पे कंडक्शन बैंड हो जाएगा। तो व्हाट इज कंडक्शन ऑर्बिट और कंडक्शन बैंड? बेसिकली कंडक्शन बैंड इज द नेक्स्ट बैंड ऑफ वैलेंस बैंड। जहाँ पे पहुँचने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वो वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट से भी जो बाहर निकल जाता है, मतलब उसका एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके अंडर में नहीं रहता है। इसके एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंडर में क्यों रहेगा, वो तो बाहर चला जाएगा ना। तो वैलेंस जो बैंड है, यहाँ पे बैंड हो गया, पहले ऑर्बिट था, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो कंडक्शन ऑर्बिट में पहुँच जाता है। क्योंकि हम लोग सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बैंड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि n=1 और 2, ए थोड़ा सा मोटा हुआ है लेकिन 3 और 4 ज़्यादा मोटा हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बाहर वाला ऑर्बिट्स क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टेड होता है इंटरेक्शन की वजह से, मतलब उसका एनर्जी में बदलाव ज़्यादा आता है। क्वाइट नेचुरल, ये कुछ वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो बाहर वाला ऑर्बिट में जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन क्या थोड़ा सा कम है। इसके साथ इंटरेक्शन सबसे कम कौन सा है, बाहर वाला ऑर्बिट का। तो बाहर वाला ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उसके घर के लोग के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं है, तो बाहर वाला उसका डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए जब इंटरेक्शन होता है तो बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी में ज़्यादा चेंज आता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये काफ़ी मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल्स। तो इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, जहाँ पे कुछ हद तक फिलअप होता है बैंड और कंडक्शन बैंड खाली रहता है नॉर्मली। अब अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो कंडक्शन बैंड मतलब हाउ मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो एटम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वो सॉलिड के अंदर घूमता रहता है, वो फ्री हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कहाँ पे रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है। ओके, तो इस बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब क्लासीफाई करेंगे मटेरियल्स को। सो लेट अस लुक ऑन दैट थिंग्स। तो बैंड थ्योरी में हम लोग देख लिए कि अलग अलग लेवल्स नहीं होता है, लेकिन बैंड हो जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज हो जाता है जिसके अंदर सब लेवल्स होता है। और दो स्पेशल बैंड जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। जो पहले ऑर्बिट था वो बैंड फॉर्म हो गया।
और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप रहेगा, जो एनर्जी का गैप रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और इसी गैप के ऊपर डिपेंड करके हम लोग मटेरियल को 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहले भी हम लोग कह रहे थे, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी करेंगे। तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट इसका एनर्जी जो गैप होता है Eg, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना होता है? ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है इंसुलेटर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए गैप थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है? इसका जो गैप है, इसका ऑर्डर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचना और कंडक्टिविटी प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है, नॉर्मली नहीं होता है। इंसुलेटर में करंट कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है। तो कंडक्शन बैंड में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्शन ऑर्बिट्स जिसे हम लोग बोलते थे पहले, वहाँ से उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो बाहर निकल पाएगा। वो टाइटली बाउंड है, इवन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड इन ऑर्डर टू emit, in order to detach it from the nucleus, we have to put much more energy. क्यों? क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, तो वहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कम है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत देने से वो हो जाता है। और जो कंडक्टर होता है, शॉर्ट में लिख ले कंडक्टर, कंडक्टर के लिए क्या होता है, ये 2 गैप क्या होता है, कुछ भी गैप नहीं रहता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वो ओवरलैप हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन बैंड मान लेते हैं, कंडक्शन बैंड, और यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड, ये दोनों क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। दोनों का बीच में कोई गैप होता ही नहीं, मतलब हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मेटल के अंदर कंडक्शन बैंड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंड थ्योरी के ऊपर हम लोग मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप। इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कुछ भी गैप नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस कैटेगरी को स्टडी करेंगे फर्दर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को देखने को मिलेगा बाद में, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इसका कंडक्टिविटी कैसे क्रिएट किया जाए।